रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रत्यय, जिन्हें अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। मेरी इस वीडियो में मैं अधिक से अधिक प्रत्यय जो हैं वो आपको समझा दूंगी, जो उपयोगी रहेंगे न केवल कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए, अपितु उससे भी बड़े छात्र छात्रा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आप प्रत्यय के नियम सीखेंगे तथा अधिकाधिक प्रत्ययों को समझेंगे तथा उनके प्रयोग की विधि भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। तो प्रत्यय शब्द कैसे बना है? प्रति, जोड़ या धन, अय। प्रति का अर्थ है पीछे और अय का अर्थ है आना। तो जब हम प्रति जोड़ अय या प्रतिधन अय, पीछे आना, इतना समझ जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि तो जैसे ही हम पढ़ते हैं प्रतिधन अय, पीछे आना, तो हमारे सामने प्रत्ययों की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से परिभाषा लिखी है। मैं आप सभी के समक्ष एक बार पढ़ देती हूँ। सार्थक शब्दों के पीछे लगकर नवीन शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यय उन्हीं शब्दों के आगे जुड़ते हैं या लगते हैं, उन्हीं शब्दों के पीछे लगते या जुड़ते हैं जो शब्द सार्थक होते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। और प्रत्यय जो हैं वे स्वयं शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्दों के अंश होते हैं। स्वतंत्र रूप से उनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी अर्थवान शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं या लग जाते हैं तो वे जिस नवीन शब्द की रचना करते हैं वह अवश्य अर्थवान होता है। तो प्रत्ययों को समझने से पहले हम सीख लेते हैं कि प्रत्ययों के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब जो प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के आगे, जो प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के पीछे लगते हैं या पीछे जुड़ते हैं वे कृदंत प्रत्यय होते हैं। क्रिया की मूल धातु क्या होती है? क्रिया, जैसे आप जानते हैं, किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो लिख, पढ़, चल, हंस, ये सब जो हैं वे मूल धातुएं हैं क्रिया की, और उनके आगे जो प्रत्यय या शब्दांश जुड़ते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, तथा विशेषण शब्दों के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्ययों की संकल्पना को समझने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की संकल्पना पहले से पता होनी चाहिए। उनका आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको उनका ज्ञान नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया संबंधी वीडियोस का लिंक भी डाल दिया है। आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मूल शब्द यानी कि अर्थवान शब्द सार्थक शब्द के पीछे, और वे सार्थक शब्द यदि क्रिया की मूल धातु है तो वहां पर है कृदंत प्रत्यय,
और यदि वे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द हैं और उनके पीछे जब प्रत्यय लग रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो वे हैं तद्धित प्रत्यय। ये हमने प्रत्यय के भेद समझ लिए हैं। अब हमें समझने जरूरी है प्रत्यय के कुछ नियम। अगर आप उन्हें नियमों को अच्छी तरह समझ लेंगे और बिठा लेंगे अपने मस्तिष्क में, तो कभी भी प्रत्यय करते समय या प्रत्यय जोड़ते समय या किसी शब्द में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करते समय आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। वे नियम क्या है? बहुत ही सरल हैं और बहुत ही थोड़े से नियम हैं। वे ये है कि देखिए, जब हम एक य, अ, ए, आयन और ई, ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है कि जब हम किसी शब्द में, कैसे शब्द में जिसका कोई अर्थ हो, जो सार्थक हो, जब हम किसी सार्थक शब्द में एक य, अ, ए, आयन और ई प्रत्यय जोड़ते हैं, उस शब्द के पीछे इनमें से कोई भी प्रत्यय लगाते हैं, तो कौन से नियमों का पालन करना है? अ और आ, यदि उस शब्द का पहला वर्ण, उनके पीछे जो स्वर है, पहले वर्ण का स्वर, वो यदि अ या आ है, तो इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ने के बाद वह आ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि वह पहला वर्ण, यदि उसमें ई और ए की मात्रा है, तो इनमें से किसी भी प्रत्यय के प्रयोग द्वारा जब उसमें परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगा। और शब्द का पहला वर्ण अगर उ और ओ की मात्रा के साथ हुआ और इनमें से किसी भी प्रत्यय का प्रयोग हमने किया, तो वहां पर विकार उत्पन्न होगा और मात्रा हो जाएगी औ की। और ऋ से जो ऋषि, इससे यदि शब्द शुरू हो रहा है, तो इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ने पर उसका हो जाएगा आर। आ और आधा र में हलंत है ना, आर। ये है प्रत्यय, इनका प्रयोग, और ये है मात्राएं यानी कि स्वर, शब्द के पहले वर्णों में लगी हुई मात्रा, और ये है उनमें अंतर। बस इतने से नियम को हमने यदि अपने मस्तिष्क में बिठा लिया, तो हम प्रत्ययों में गलतियां नहीं करेंगे। और मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, मैं आपको ठीक से बताती हूँ। चमत्कार। अब चमत्कार का पहला वर्ण है च, और च में कौन सा स्वर है? अ का स्वर है। च में अ का स्वर है, और हमने क्या पढ़ा कि पहला स्वर यदि इक प्रत्यय लग जाए तो वह अ से आ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि चमत्कार धन इक, आप बताइए, चमत्कार धन इक क्या हो जाएगा? चामत्कारिक। चामत्कारिक, क्योंकि च का चा हो जाएगा इक प्रत्यय जुड़ते ही। बिल्कुल वैसे ही अधिकार। अधिकार में दोबारा पहला स्वर क्या? अ, और इक लगते ही क्या हो जाएगा? अ का आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधिकारिक। आधिकारिक। बच्चे क्या करते हैं? चमत्कार में इक प्रत्यय लगाते हैं और लिख देते हैं चमत्कारिक। अधिकार में इक प्रत्यय लगाते हैं और लिख देते हैं अधिकारिक, क्योंकि नियम ठीक से याद नहीं करते हैं। नियम जैसे ही उनको याद होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अ का आ हो जाता है और आ का भी आ ही रहता है। ये देखिए, वास्तव इक लगेगा, वास्तव धन इक, आ का तो आ ही रहता है, तो वो हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक। ठीक। विकल्प। अब हमने इक के बारे में क्या पढ़ा कि इक के साथ जैसे ही हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो वह ए बन जाता है। और हमने जब विकल्प पढ़ा तो विक में इक की मात्रा है, विकल्प में ई लगते ही क्या, इक लगते ही क्या हो जाएगा? विकल्पिक होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नियम कि ए हो जाता है
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प धन इक वैकल्पिक। फिर नीति, फिर हमने ये भी पढ़ा ई है अगर, वह भी ए में परिवर्तित हो जाएगा। ई नीति जोड़ या धन इक क्या हो जाएगा? नीतिक नहीं होगा क्योंकि ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा नैतिक। देव, ये देखिए ए में भी इक लगाने से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अगर देव है और इक लग जाएगा तो देविक नहीं होगा। देव धन इक दैविक, दैविक। ठीक है। उसके बाद पुराण। अब हम आ गए उप में। उप का इक लगने से क्या हो जाता है? अ हो जाता है। पुराण है तो इसके साथ जब धन इक लिखेंगे तो उप का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा और हम बोलेंगे इसको पौराणिक। पौराणिक। मूल, ऊ भी इक के साथ जुड़कर अ हो जाएगा तो मूल धन इक क्या हो जाएगा? मूलिक नहीं होगा क्योंकि अ हो जाता है, इसलिए मौलिक। मौलिक। उद्योग, उप है ना, उप का क्या हो जाता है? इक लगते ही अ हो जाता है तो औद्योगिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? औद्योगिक। औद्योगिक। अब जब हमें ये नियम पता है कि कौन सा वर्ण इक प्रत्यय के साथ आकर कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तब हम प्रत्ययों की गलतियां नहीं करेंगे। अब हम आते हैं य पर। य पर तो य का नियम कैसे है? हाँ, एक नियम समझाना आपको बहुत जरूरी है कि यदि प्रथम वर्ण आधा हो, यदि प्रथम वर्ण आधा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि उसके साथ कोई स्वर नहीं लगा। कोई स्वर नहीं लगा ना, कोई स्वर होता तो वह पूरा होता, यह पूरा होता। अगर इसके साथ स्वर लगा होता, मान लीजिए अ लगा होता तो पूरा स होता, इ लगा होता तो सि होता, उ लगा होता तो सु होता। तो क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा है इसलिए ये आधा है। तो जब ये आधा है, इसमें स्वर नहीं लगा और हमने पढ़ना है कि अ का आ हो जाता है, तो ये यहाँ से हटकर किस पर चला जाएगा? व पर। व का अमान्य होगा क्योंकि स में तो स्वर है ही नहीं, तभी वह आधा है। तो जब पहला वर्ण आधा होता है तो हम जो है स्वतः ही दूसरे वर्ण की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसमें जोड़ या धन य करेंगे। य के साथ क्या होता है? आ की मात्रा तो होती ही होती है। आ किस में लगेगा? स में तो लग नहीं सकता क्योंकि ये तो स्वर रहित है, तो व में लगेगा तो स्वा हो जाएगा। इतना तो हम समझ गए। और एक चीज समझनी जरूरी है य प्रत्यय में कि शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। देखिए, स्वतंत्र धन य स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य। स्वातंत्र है नहीं, अंतिम वर्ण त्र है ना, आधा हो गया। स्वातंत्र्य। बिल्कुल वैसे ही महात्मा धन य महात्म्य। ये त तो पहले ही आधा है, आधा त, और अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है ना, महात्म्य। समझे आप? ध्यान से देखिए। अब स्वस्थ है, स्वस्थ है तो आधा स है, तो ये नियम किस पर लागू होगा? आ वाला व पर लागू होगा। कैसे लागू होगा? आधा स का आधा स ही रहेगा, व का वा हो जाएगा, स आधा है आधा ही रहेगा, और थ पूरा है लेकिन अंतिम वर्ण है इसलिए आधा हो जाएगा, और उसके बाद य प्रत्यय लग जाएगा और ये बन जाएगा स्वास्थ्य। विधवा जोड़ य, इ की मात्रा क्या हो जाती है? ए की मात्रा। वि क्या हो जाएगा?
वै हो जाएगा। ध की तरह ही अंतिम वर्ण आधा य प्रत्यय जुड़ गया, वैधव्य। वैधव्य। धीर जोड़ य। ई की मात्रा क्या हो जाती है? ए की मात्रा हो जाती है, तो धी का क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। र आधा हो जाएगा और य प्रत्यय जुड़ जाएगा। आधा र कैसे प्रयुक्त होता है? रेफ के रूप में, धैर्य। ठीक। उदार जोड़ य। उ क्या हो जाता है? अ हो जाता है, अ हो जाएगा। दा का दा ही रहेगा और य प्रत्यय और र आधा हो गया, आधा र रेफ बन जाएगा, औदार्य। गृहस्थ। गृहस्थ जोड़ य। गृह में क्या है? ग आधा और उसके नीचे रि, और जब रि के साथ य लगता है तो रि क्या हो जाता है? आर हो जाता है। आर हो जाता है, तो जब आर होगा रि तो हो जाएगा गार। आर हो जाता है ना, ग्री, आर, गार, हस्त। थ अंतिम वर्ण है, आधा हो जाएगा और य हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा गार हस्त्य, लेकिन हम र को कैसे प्रयुक्त करते हैं? रेफ के रूप में, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे और हम गार हस्त्य ऐसे लिखेंगे। आर हो गया, ध्यान से समझिए। सेना जोड़ य। ए को क्या हो जाता है? ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है। सेना, ए हो गया। सै, अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? य लगते ही आधा हो जाता है, आधा ना हो गया और य प्रत्यय हमने जोड़ दिया, सैन्य। सैन्य। अब हम पहुंच गए अगले प्रत्यय में, जो कि है अ और नियम है समान। ठीक है, तो वसुदेव। वसुदेव की मैंने लगाया अ प्रत्यय, क्या होगा? सब वैसे के वैसे रहेंगे। प्रथम वर्ण का आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो वसुदेव का क्या हो जाएगा? वासुदेव। वासुदेव। सुमित्रा के बेटे हैं जिन धन अ, क्या हो जाएगा? ई की मात्रा वाला ए हो जाएगा, जैन। जैन। पुरुष। पुरुष जोड़ अ। पौरुष। पौरुष। ऋषि जोड़ अ। रि के साथ अ लगता है तो क्या हो जाता है? आर। आर और श का श, आर्ष। ऋषि जोड़ अ, आर्ष। आर्ष मतलब होता है ऋषियों से संबंधित, ऋषियों का बनाया हुआ, ऋषियों के लिए बनाया हुआ, आर्ष। अब हम चौथे पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा है ए। नियम बिल्कुल समान है, यही वाले। ए पथ, धन एय। पथ माने रास्ता और पाथे रास्ते में ले जाने वाला सामान या भोजन, उसे हम कहते हैं पथे नहीं, पाथेय। राधा जोड़ ए, क्या हो जाएगा? आ का तो आ ही रहता है, राधेय। कुंती जोड़ ए, उप का क्या हो जाता है? औ हो जाता है, तो कौ, न के लिए अनुस्वार लगा दिया है, कौन्तेय। मृकंड एक ऋषि का नाम है और ए उनके आगे लगाते हैं, तो फिर री आया ना, री का क्या हो जाएगा? आर। आर हो जाएगा तो मार। आर कैसा? आधा र वाला, तो मार। आधा र इधर लगाएंगे, मार्कंडेय। मृकंड ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम मार्कंडेय। अब अगला प्रत्यय आयन। आयन में भी नर, उसमें अगर हम लगाएंगे आयन तो एक नियम उसमें और जुड़ जाएगा, नारायण नहीं होता है, नारायण होता है। प्रत्यय आयन ही होता है, प्रत्यय आयन नहीं होता।
सरथ जोड़ ई, स में अ है, अ का हो जाएगा आ, सारथी। सरथ माने ले जाने वाला, सारथी रथ चलाकर ले जाता है ना, सारथी। वल्मीक जोड़ ई, वल्मीक माने होता है जो चींटियों का, दीमकों का घर होता है ना, उनका बिल, उसको वल्मीक कहते हैं। तो उसमें ई लगेगा तो ये स का ई लगते ही सा हो गया, और व का ई लगते ही वा हो गया, तो वाल्मीकि। देखिए कितना आसान है, और आसान ये कब लगता है जब आप इसके नियम सीख लेते हैं। यदि आपको नियम नहीं पता है तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सारथी कैसे हो गया, ये वाल्मीकि कैसे हो गया, ये नारायण क्या हुआ, ये कौनते कैसे हुआ। लेकिन आपको ये सिर्फ 6 प्रत्यय, ये जो 6 प्रत्यय हैं इनका ज्ञान होना चाहिए, और इन 6 प्रत्ययों से इन वर्णों में क्या विकार उत्पन्न होता है, इन स्वरों में क्या विकार उत्पन्न होता है। बस इतनी सी चीजें अगर आप रट लेते हैं तो आप आधे प्रत्यय सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब कोई भी शब्द आपको आ जाए इससे मिलता जुलता, स्वास्थ्य या स्वतंत्र नहीं आया, इस तरह का कोई और शब्द आ गया, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि पहला वर्ण आधा है तो नियम दूसरे वाले वर्ण पर लागू होगा, यह होता है तो अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। ये छोटे छोटे नियम जब आपकी बुद्धि में आ जाएंगे और आपको रट जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल ढंग से प्रत्यय कर सकेंगे, प्रत्ययों में किसी भी किस्म की गलती नहीं करेंगे। तो ये आज की वीडियो में हमने किए हैं प्रत्यय आधे। आज हम सीख चुके हैं इन प्रत्ययों के साथ इन नियमों का ज्ञान हमें हो गया है। अब जो दूसरे भाग में जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम सीखेंगे संज्ञा शब्दों में प्रत्यय, विशेषण शब्दों में प्रत्यय, क्रिया शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में किस प्रकार प्रत्यय लगकर किस प्रकार उनमें विकार उत्पन्न होता है, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ सीखने से बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ सीख भी नहीं पाते हैं और वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है। तो आप इतना याद करके रखिए, अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखिए, अच्छे से इतने का अभ्यास कर लीजिए। मैं कुछ ही दिनों में दूसरी वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। अगर आपको लगा कि आपके प्रत्यय संबंधी ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों, और ख़राब लगी तो क्यों, ये भी बताइए। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्यय सीरीज़ में अगली वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।